रोहन गुप्ता के मुंह से दिल को छू लेने वाली कस्में सुनने के बजाय जो शब्द निकले उन्होंने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया और फिर चारों तरफ से लोगों की हैरान सांसें गूंजने लगीं। मेरी प्यारी दुल्हन, अपनी शादी से ठीक पहले किसी दूसरे आदमी के साथ सोना कैसा लगा? ईशानी वहीं जम गई, उसकी नीली आंखें डर से चौड़ी हो गईं। रोहन का अचानक लगाया गया इल्जाम उसके चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। उसका दिमाग तेजी से उसके सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने क्या कहा? नहीं, उसे पता चल गया। परिवार और मेहमानों के चेहरों पर अविश्वास था, फिर भी सदमे की वजह से उनकी प्रतिक्रिया धीमी थी। उनकी हैरानी तब बढ़ी जब रोहन ने साफ आवाज में एक घोषणा की, ये शादी नहीं होगी। इकट्ठा हुई भीड़ से और भी जोर से हैरान सांसों की आवाजें गूंजीं। 5 लोगों के बैंड ने अजीब तरह से शादी का संगीत रोक दिया। फुसफुसाहट और कपड़ों की सरसराहट की आवाज हवा में भर गई, क्योंकि हर कोई उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या दुल्हन धोखा दे रही है? किसके साथ? क्या वो इस बारे में इतना श्योर है? वाह, ये तो एक बड़ा कांड है। कांच के हॉल के अंदर का माहौल अचानक बहुत ज्यादा रोशन लेकिन ठंडा लग रहा था। ईशानी का चेहरा पीला पड़कर भूत जैसा सफेद हो गया था। उसके चेहरे पर किया गया बेदाग मेकअप उसकी पिछली चमक को बनाए रखने में नाकाम रहा। उसका घमंड और आत्मविश्वास नाजुक कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उसे कैसे पता चला? उसने तो बहुत सावधानी बरती थी। रोहन की बर्फीली नजरें हमेशा से ज्यादा ठंडी लग रही थीं। ईशानी ने अचानक अपना सिर हिलाया, बेतहाशा उन इल्जामों को नकारने की कोशिश कर रही थी। रोहन, ये झूठ है। किसने मुझ पर इल्जाम लगाया? मैं? रोहन ने ईशानी को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसकी नजरें अटल थीं। उसने माइक्रोफोन के जरिए चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज चट्टानों से टकराती लहरों की तरह तीखी थी। सबूत काफी हैं। ईशानी मल्होत्रा, तुम मेरी पीठ पीछे अफवाह चला रही हो। ईशानी का खून ठंडा पड़ गया, उसके घुटने कांपने लगे। उसने अपने मुंह से और शब्द निकालने की कोशिश की जो सब बेमतलब लग रहे थे। क्या सबूत? कृपया रोहन, ये कोई गलतफहमी है। मंच पर यह सब होता देख जयेश और सुनैना अविश्वास में अकड़ गए। देव, आरव और राजवीर का भी यही हाल था। कांच के हॉल के दूसरी तरफ मल्होत्रा और गुप्ता परिवारों और दोस्तों ने शर्मिंदगी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और दबी आवाज में और अटकलें लगाने लगे। कुछ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया जबकि दूसरे अपनी सीटों पर बेचैनी से हिलने लगे। जब तक बज 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 अचानक कंपन की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी, क्योंकि ज्यादातर फोन जो क्लच बैग और जेबों में रखे थे एक ही समय पर बज उठे। मेहमानों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा जबकि दूसरों ने जल्दी से अपने डिवाइस निकाल लिए। ईशानी ने मेहमानों की तरफ अपना सिर घुमाया जब उसने इस अजीब गतिविधि को नोटिस किया। किसी वजह से उसे महसूस हुआ कि कुछ और भी बुरा होने वाला है। हे, शादी का पेज चेक करो। ओह हे भगवान, ये है सबूत। धीमी फुसफुसाहट ने ईशानी का दिल और डुबो दिया। उसका पेट डर से मरोड़ रहा था। मेहमानों ने फोन अनलॉक करते ही जो देखा उससे उनकी सांसें अटक गईं। उन सभी को शादी के पेज से नोटिफिकेशन मिले थे, जिसे दोनों परिवारों ने शादी के बारे में जानकारी देने और उसे उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया था। रोहन की टीम ने पेज के डैशबोर्ड पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दी थीं। तस्वीरें बहुत ज्यादा निंदनीय नहीं थीं, लेकिन उसके शब्दों की पुष्टि करने के लिए काफी भड़काऊ थीं। तस्वीरों में ईशानी एक आदमी के साथ लिपकर किस कर रही थी, जिसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ तस्वीरों में वो आदमी उसके आकार को गलत तरीके से छूता हुआ भी कैद हो गया था। वो आदमी कौन था? उच्च समाज के बाहर का कोई, या युवा मास्टरों में से एक? कितनी बेशर्म है। वाह, और वो अब भी दावा कर रही है कि वो मासूम है। वो तो बस एक नकली वारिस है न। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जगह भूलकर ऐसा करने की? ओह, तुमने देखा, उसमें लिखा है कि ये अफेयर 1 साल से चल रहा है। मेहमान, चाहे परिवार वाले हों या दोस्त, गुस्से और अविश्वास में फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखें अपनी स्क्रीन से हटकर ईशानी पर टिक गईं, जिसका कभी गर्व से भरा आसन अब उनकी सामूहिक नजरों के नीचे टूटकर बिखर रहा था। जयेश और सुनैना ने भी तस्वीरों को देखा, साथ ही मिस्टर और मिसेज गुप्ता ने भी। उनमें से किसी ने भी इस कथित रूप से खुशी के दिन ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। इसका क्या मतलब है? ईशानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? मिसेज गुप्ता अचानक खड़ी हो गईं। उनका हाथ कांप रहा था जब उन्होंने अपना फोन पकड़ा हुआ था। दांत पीसते हुए वो गुस्से से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ीं। मिस्टर गुप्ता और आलिया ने जल्दी से मिसेज गुप्ता को रोका। इस हैरान करने वाली बात के बावजूद उन्हें अभी भी मेहमानों के सामने बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ईशानी ने अचानक और बार बार अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग स्थिति को संभालने का कोई रास्ता खोज रहा था। उसने गुलदस्ते पर अपनी पकड़ और कस ली। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। रोहन अभी भी मंच पर स्थिर खड़ा था। इस फैलते हंगामे के बीच उसका भावहीन और ठंडा बना रहा।
माइक्रोफोन को फिर से अपने होठों के करीब लाते हुए रोहन बोला, उसकी ठंडी नजरें किसी पर टिकी थीं। ये शादी नहीं होगी जब तक लियोन होल्ट मेरी जगह लेने को तैयार न हो। हॉल में और जोर से हैरान सांसों की आवाजें गूंजी। लोगों ने अविश्वास में तेजी से अपने सिर घुमाए। भीड़ में उस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका नाम रोहन ने ईशानी के अफेयर पार्टनर के रूप में लिया था। मेहमानों को उस आदमी लियोन होल्ट को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो मल्होत्रा परिवार की तरफ तीसरी पंक्ति में बैठा था, ठीक आरव के पीछे, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था। क्या वो आदमी लियोन है? ओह हे भगवान, क्या वो आरव का दोस्त नहीं है? लियोन वहीं जम गया। उसका चेहरा खतरनाक रूप से लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक जोरदार चीख और कॉलर पर एक झटके ने उसे हैरान कर दिया। एक गुस्से और सदमे से भरे आरव ने लियोन का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और नथुने फूल गए। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। लियोन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? पलकें झपकाते हुए लियोन अपनी शुरुआती शर्मिंदगी भूल गया। उसके होंठ खुले, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जिससे भीड़ और हैरान हो गई और आरव और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। ईशू को भी मजा आया। मुझ पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास है? एक मुक्का उठाते हुए आरव ने लियोन को एक पंच मारा जिससे वो फर्श पर गिर पड़ा। वो उसे और मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देव और राजवीर ने उसे जल्दी से रोक लिया। आरव, ये मत कर, मुझे छोड़ो। इस बदमाश का आज काम तमाम कर दूंगा। हर कोई इस दृश्य को डर से देख रहा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये शानदार शादी समारोह शुरू होने से ठीक पहले एक आपदा में बदल जाएगी। मंच पर ईशानी पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था जब उसने आरव और लियोन के बीच की लड़ाई देखी। उसने अपने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। नहीं, ये सच नहीं है। ईशानी ने लड़ाई से नजर हटाकर रोहन की तरफ देखा, जिसकी अटल नजरें उसे घूर रही थीं। गुलदस्ता उसके कांपते हाथों से फिसल गया और उसकी शादी की पोशाक की भारी परतों के पास एक हल्की थपकी के साथ गिर गया। शादी मुबारक हो, मिसेज होल्ट। आखिरकार रोहन के भावहीन चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मुड़कर वो मंच से नीचे उतरा और हॉल के साइड के दरवाजे की ओर बढ़ गया। रोहन उस जगह से बाहर निकल गया, पीछे हंगामे का एक तूफान छोड़कर। नहीं, नहीं, ईशानी के पैरों ने और साथ नहीं दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसका झुका हुआ शरीर हर देखने वाले के लिए एक दयनीय तस्वीर थी। ईशू, ईशू, तुम ठीक हो? ओह मेरी प्यारी। हॉल के उस पार एक शांत अनाया देख रही थी कि कैसे जयेश, सुनैना और कुछ ब्राइड्समैड्स आखिर में मंच पर बेचारी ईशानी की ओर दौड़े। अनाया से कुछ भी नहीं छिपा था, जो बाकी सबकी तरह ही हैरान थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने कभी उम्मीद की थी, लेकिन कितना अजीब तरह से सुकून देने वाला था उस पल का गवाह बनना जब ईशानी को उसकी उस शादी में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया जिसका वो इंतजार कर रही थी, और ये सब उसकी अपनी बेवफाई के गलत फैसलों की वजह से हुआ। रोहन के चौंकाने वाले खुलासे के बाद शादी में अफरा तफरी मच गई। मेहमान एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी स्पीकर से एक आवाज गूंजी। देव मंच के पास खड़ा था, हाथ में माइक्रोफोन लिए हुए। मल्होत्रा परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आप सभी को ऐसा दृश्य दिखाने के लिए माफी मांगता हूं। देव रुका, जिससे हैरान मेहमान उसके शब्दों को समझ सकें। गले में एक गांठ महसूस करते हुए उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, अपने टूटे हुए संयम को बनाए रखते हुए। समारोह अब नहीं होगा, लेकिन कृपया आप सब रिसेप्शन हॉल की ओर जाएं। खाना तय समय पर परोसा जाएगा। देव ने अफसोस के साथ यह घोषणा की, अपने पिता की जगह लेते हुए, क्योंकि उसके पिता मेहमानों का सामना करने के लिए बहुत परेशान थे। ईशानी भाग गई थी, शायद ड्रेसिंग रूम की ओर। सुनैना, फ्रेया और बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। गुलदस्ता मंच पर ठंडा और भूला हुआ पड़ा था, वो जगह जहां कुछ देर पहले ईशानी और रोहन को अपनी कस्में खानी थीं। एक बार फिर मैं अपने परिवार की ओर से माफी मांगता हूं। माइक्रोफोन को अलग रखते हुए देव खुद को मंच से दूर घसीट ले गया। राजवीर और सेलिना उसके पास आए। दोनों के चेहरों पर उलझन भरे भाव थे। ये क्या हुआ? राजवीर ने धीमी आवाज में गाली दी। एक हाथ उठाकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरा। ये कैसे हो सकता है? ईशू, उसने सच में रोहन को धोखा दिया? हमें और जांच करनी चाहिए, देव ने एक लंबी आह भरने से पहले कहा। राजवीर से सेलिना की ओर देखते हुए उसने कहा, हमें वहां जाना चाहिए जहां ईशू है। आरव, वो कैसा है? आरव, देव और राजवीर द्वारा लियोन को पीटने से रोके जाने के बाद गुस्से में चला गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, लेकिन लियोन इतनी छानबीन के बावजूद हॉल में ही रुका रहा। गुप्ता परिवार, खासकर मिसेज गुप्ता, बेहद और जायज तौर पर गुस्से में थे। उन्होंने मल्होत्रा परिवार से जवाब और जवाबदेही की मांग की और फिर वहां से चले गए।
रोहन तो शादी की घोषणा करने के बाद बहुत पहले ही जा चुका था कि शादी तभी होगी जब लियोन उसकी जगह लेगा। उसकी चिंता मत करो, राजवीर ने सिर हिलाया, सिर दर्द महसूस करते हुए। चलो ईशू के पास चलते हैं। सेलिना ने बस सिर हिलाया, राजवीर से सहमत होते हुए। अभी सबसे जरूरी चीज ईशानी और लियोन के अफेयर को संभालना था, न कि आरव का गुस्सा। ठीक है, चलो चलते हैं। देव, सेलिना और राजवीर अपनी एड़ी पर घूमे, दुल्हन के ड्रेसिंग रूम की ओर जाने वाले हॉलवे के साइड के दरवाजे की ओर बढ़ गए। वे केवल उस जगह के बारे में सोच सकते थे क्योंकि वो इस हॉल के सबसे करीब थी। मेहमान धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगे, अभी भी उस चौंकाने वाले और अपमानजनक दृश्य में डूबे हुए थे जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। वे दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, अफेयर के बारे में अटकलों को और हवा दे रहे थे। वो देव रुका, जिससे सेलिना और राजवीर भी रुक गए। उनके आगे उन्होंने अनाया और कबीर को चेयरमैन ओबरॉय को हॉलवे से नीचे ले जाते हुए देखा। लगता है वो भी वहीं जा रहे हैं, राजवीर ने बुदबुदाया, जो देव और सेलिना के दिमाग में भी था। अनाया और कबीर ने ईशानी के हॉल से बाहर भागने के तुरंत बाद चेयरमैन ओबरॉय की जांच की, जिनके पीछे सुनैना, जयेश और बाकी लोग थे। उस बुजुर्ग आदमी के तबाह चेहरे ने उनका दिल तोड़ दिया था। मायरा को ये बताने के बाद कि उसे पहले विला लौट जाना चाहिए, अनाया और कबीर ने चेयरमैन ओबरॉय को सहारा दिया। बुजुर्ग आदमी ईशानी को ढूंढना चाहता था। एक जरूरी बैठक तुरंत हुई। जब तक अनाया, कबीर और चेयरमैन ओबरॉय ड्रेसिंग रूम पहुंचे, तब तक मल्होत्रा परिवार और रिश्तेदार ज्यादातर अंदर थे। उन्होंने देव, सेलिना और राजवीर को भी पीछे देखा। विशाल कमरा फूलों और अन्य चीजों से सजाया गया था और शानदार रोशनी से जगमगा रहा था। फिर भी माहौल घने तनाव से अंधकार में था। लोग झुंड में खड़े थे, उनके चेहरे उनके गुस्से और अविश्वास को व्यक्त कर रहे थे। हवा गुस्से भरी आवाजों और तीखे आरोपों के कोलाहल से गूंज रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। मल्होत्रा परिवार के एक बुजुर्ग ने कहा, उसकी खुरदरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। कई सिर जल्दी से हिले, उसी धुन में गाते हुए। मुझे लगता है कि खबर शहर तक पहुंच चुकी है, एक और व्यक्ति, एक अधेड़ उम्र की महिला, ने शिकायत की। जल्द ही हर कोई इस बारे में जान जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, ये बहुत। थप छड़ी की थपथपाहट ने सबको चुप करा दिया। सभी की नजरें दरवाजे की ओर गईं, जहां बुजुर्ग चेयरमैन ओबरॉय को अनाया और कबीर के साथ देखा। उन्होंने देव, सेलिना और राजवीर को भी देखा। चेयरमैन ओबरॉय का मल्होत्रा परिवार से केवल सुनैना की वजह से संबंध था, लेकिन हर कोई उनका सम्मान और डर दोनों करता था। उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद उनका ऑरा अभी भी उतना ही प्रभावशाली था। ईशू कहाँ है? चेयरमैन ओबरॉय ने पूछा। उनकी आवाज में थकावट थी। उनकी आंखें धीरे धीरे कमरे में घूमीं। वहां अंदर एक रिश्तेदार ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, सुनैना वहां है। जयेश बाहर है, उसने कहा, उसे कुछ कॉल करने हैं। चेयरमैन ओबरॉय, अनाया और कबीर ने उस ओर देखा जहां व्यक्ति ने इशारा किया था। उनकी नजरें ड्रेसिंग चैम्बर के पार भीतरी कमरे पर पड़ीं। ईशानी के दबे हुए रोने और सिसकियों की आवाजें छोटी सी दरार से बाहर आ रही थीं। सुनैना बाहर थी, उससे दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी। फ्रेया, अमृता और बाकी ब्राइड्समैड्स पास ही खड़ी थीं। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हंगामे अभी भी उनके दिमाग में उलझा हुआ था। उन्हें शादी कराने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, एक चाची ने जोर से घोषणा की। उसकी आंखों में गुस्सा था। ईशानी को लियोन से शादी करनी ही होगी। दूसरों से सहमति का एक कोरस आया। वे सभी केवल इसी समाधान के बारे में सोच सकते थे। नहीं, मेरी लाश पर से गुजरना होगा, सुनैना चिल्लाई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने गुस्से से उन रिश्तेदारों को देखा जो ड्रेसिंग रूम में फालतू की बातें कर रहे थे। तुम अभी भी उसका बचाव करने की कोशिश कर रही हो, सुनैना। तुम्हारी उस नकली बेटी ने हमारे परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। उसे अपने गलत कामों की कीमत चुकानी होगी। सच सच, किसने कहा था उसे रोहन को धोखा देने के लिए? अब हमारे परिवार का नाम दांव पर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनी मंजूरी दिखाई। उनमें से किसी को याद नहीं रहा कि वे पहले चेयरमैन ओबरॉय द्वारा चुप करा दिए गए थे। भौहें सिकोड़कर अनाया ने अपने दादाजी पर एक नज़र डाली, यह महसूस करते हुए कि उनकी निराशा और गहरी होती जा रही है। धीरे से उनकी बांह दबाते हुए उसने चुपचाप पूछा, क्या आप अभी भी यहाँ रहना चाहते हैं, नाना जी? अनाया ने स्थिति से खुद को परेशान नहीं किया। वो बस चेयरमैन ओबरॉय के बारे में चिंतित थी, जो निस्संदेह ईशानी की बेवफाई के कारण हुई अपमानजनक घटना से प्रभावित थे। मुझे रहना चाहिए, चेयरमैन ओबरॉय ने एक आह भरी। अपना दूसरा हाथ अनाया की बांह पर रखते हुए उन्होंने उसे आश्वस्त किया, मैं ठीक रहूंगा, ज्यादा चिंता मत करो, अनु। अनाया ने सिर हिलाया। उसने चेयरमैन ओबरॉय को खाली आलीशान कुर्सियों में से एक पर बैठने के लिए नेतृत्व किया। कबीर चुपचाप पीछे पीछे चला। कुछ रिश्तेदारों ने उस आदमी पर नजरें डालीं।
ईशानी को लियोन से शादी करनी ही होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने उसे धोखा दिया है। क्या तुम कह रही हो कि उसके जैसी एक बड़ी औरत को अफेयर में धोखा दिया गया? ये साफ है कि वो एक इच्छुक पार्टी है। रिश्तेदार अभी भी सुनैना के साथ बहस कर रहे थे, जबकि देव और राजवीर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से पहले मौखिक लड़ाई को रोकने की कोशिश की। बंद करो! अचानक चीख ने सबको चौंका दिया। सभी की नज़रें तुरंत आवाज की दिशा में गईं और उन्होंने ईशानी को भीतरी कमरे के दरवाजे पर खुद को दिखाते हुए पाया। उसका चेहरा रोने के कारण मेकअप से खराब हो गया था। ईशानी का भाव विद्रोह और हताशा का मिश्रण था। वो अभी भी एक खूबसूरत शादी के अपने टूटे हुए सपनों को मानने से इनकार कर रही थी। ईशू, उनकी मत सुनो। सुनैना ईशानी की ओर दौड़ी, उस महिला को अपने आलिंगन में ले लिया। ठुकराई हुई दुल्हन ने कमरे में हर किसी को अंधेरे से घूरा। उसकी आंखें नेवी ब्लू ड्रेस में मौजूद आकृति पर टिकी थीं। अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैरान, अनाया ने खाली नज़रों से ईशानी को देखा जो उसकी ओर एक उंगली उठा रही थी। क्या ये लड़की पागल हो गई है? अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रेसिंग रूम में हर कोई तब सन्न रह गया जब उन्होंने ईशानी को पहले चीखते हुए सुना। अनाया पर उसका अंधा आरोप उन्हें और भी हैरान कर गया। कुछ लोगों ने डरी हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि ईशानी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने क्या कहा? क्या वो पागल हो गई है? ईशानी, क्या तुमने पी रखी है? तुम इसमें अनाया को क्यों घसीट रही हो? ईशानी अभी भी सुनैना से चिपकी हुई थी, जो बाकी लोगों की तरह ही हैरान थी। उसकी लाल आंखें अनाया को घूर रही थीं। रिश्तेदारों ने जो कहा था, उसकी परवाह किए बिना अनाया चेयरमैन ओबरॉय के बगल में खड़ी थी। उसका एक हाथ उनकी कुर्सी के पीछे था। सीधे ईशानी की ओर देखते हुए, वो ड्रेसिंग रूम में तूफान के बीच शांत की एक तस्वीर थी। कबीर अनाया के बगल में लंबा खड़ा था, अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने ईशानी को स्कैन किया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ईशानी चीखी, अनाया के शांत व्यवहार को देखकर गुस्से में। तुमने मुझे फंसाया है ना? तुम हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो। ईशानी की आवाज गुस्से में ऊंची हो गई, जो उसकी निराशा का संकेत दे रही थी। उसके बेबुनियाद आरोपों ने इकट्ठे हुए रिश्तेदारों से हैरानी भरी सांसें निकलवाईं। सभी आंखें अविश्वास में उसे देख रही थीं। फ्रेया, अमृता और अन्य ब्राइड्समेड्स भी उसके सामान्य सौम्य व्यवहार से इस पूर्ण बदलाव को देखकर हैरान थीं। ईशानी की छाती तेजी से उठ और गिर रही थी। उसकी उंगली अभी भी अनाया की ओर थी। उसके मुंह से और भी बेतुके शब्द निकले। तुम चुप क्यों हो? मुझे पता है तुम मन ही मन खुश हो रही हो। तुम मुझे खुश नहीं देख सकती। तुम जलती हो कि मैं रोहन से शादी कर रही हूँ, है ना? तुमने तो हार भी पहना है ताकि मेरे मुंह पर रगड़ सको। अनाया ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। अपनी जगह से हिले बिना उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, तुमने रोहन को धोखा देने का फैसला किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुम पागल हो गई हो, ईशानी। मैं पागल नहीं हूँ। अनाया ने तेजी से ईशानी को बीच में ही काट दिया। उसकी नीली आंखों में दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। ये गंदगी तुमने खुद बनाई है। तुम लियोन के साथ सोई जब रोहन तुम्हारा मंगेतर था। अब नतीजे भुगतो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ईशानी। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। भले ही वे अनाया को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे जानते थे कि वो समझदारी से बात कर रही थी। रोहन गुप्ता ने अपनी मंगेतर ईशानी मल्होत्रा को लियोन होल्ट के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था। ये साफ था कि उसने सबूत खुद हासिल किए थे। अनाया के पास सबूत गढ़ने और उसे गुप्ता वारिस को भेजने की क्षमता नहीं थी। ईशू, ये बकवास है, राजवीर ने पहली बार बीच में कहा। उसकी तीखी नजरें आंसुओं से भीगी ईशानी को घूर रही थीं। तुम जानती हो कि अनु का इससे कोई लेना देना नहीं है। देव ने सिर हिलाया, अपने विचार भी व्यक्त करते हुए। ईशू, बस करो। तुम खुद को और शर्मिंदा करोगी जितना तुम पहले ही कर चुकी हो। चेयरमैन ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा। आलीशान कुर्सी पर बैठे उन्होंने अनजाने में अपनी छड़ी पर पकड़ कस ली। जैसे जैसे वो ईशानी का बर्ताव देख रहे थे, उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। पिछले हफ्ते से चेयरमैन ओबरॉय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ईशानी को जानते ही नहीं थे। न केवल ईशानी ने अनाया को अपमानित करने की योजना बनाई, बल्कि वो रोहन से सगाई होने के बावजूद लियोन के साथ एक अफेयर भी छिपा रही थी। ईशानी लड़खड़ा गई। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हर किसी के फैसले का वजन उस पर हावी हो गया। उसके टूटने का इंतजार कर रहा था। बस करो, बस उसे और परेशान मत करो। वो पहले से ही बहुत मुश्किल में है। सुनैना घबराहट में चिल्लाई। ये देख नहीं पा रही थी कि लोग ईशानी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपनी इस कीमती बेटी को अपनी बाहों में और कस लिया। एक माँ भालू की तरह काम कर रही थी।
यही नतीजा होता है उसे आंखें मूंद कर लाड़ प्यार करने का, एक चाची ने डांटा। सुनैना ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक उड़ाने की। सुनैना के जवाब ने समूह से और भी गुस्सा दिलाया। समय की बर्बादी है, मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। अगर तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। रिश्तेदारों की एक धारा ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई, जाहिर तौर पर स्थिति से तंग आ चुकी थी। सुनैना की हरकत के बाद कमरे में तनाव और बढ़ गया। ईशानी द्वारा अपमानित होना काफ़ी नहीं था। ये देखकर कि सुनैना अभी भी आंखें मूंदकर उसका बचाव कर रही है, उन्हें और गुस्सा आ गया। अब जब सब चले गए थे तो केवल कुछ ही लोग बचे थे। देव ने फ्रेया और अन्य ब्राइड्समैड्स को भी जाने के लिए कहा, जिसका उन्होंने तुरंत पालन किया। ये थका देने वाला है। अनाया ने चुपचाप देखा जब ईशानी फर्श पर गिर गई, एक बार फिर रो रही थी। उसकी दयनीय स्थिति ने उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं जगाई। इस तरह की स्थिति में भी ईशानी ने उस पर दोष मढ़ दिया। अनाया जानती थी कि वो कभी नहीं बदलेगी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओह मेरी प्यारी, यकीनन रोहन ने तुम्हें गलत समझा है। हम जाकर उसे समझाएंगे, ठीक है? ईशानी सुनैना की बाहों में रोती रही, अभी भी शादी के रद्द होने को मानने से इनकार कर रही थी। रोहन की अटल और ठंडी नज़रें अभी भी उसके दिमाग में साफ थीं। वो हमेशा से इस दिन का सपना देख रही थी। सब कुछ कैसे बर्बाद हो सकता है? अनाया ने चेयरमैन ओबरॉय की ओर देखा। उस बुजुर्ग आदमी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। चिंता से भरी आंखों से अनाया ने कबीर की ओर देखा। वो मुस्कुराया, समझ गया कि वो किस बात की चिंता कर रही है। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई, मानो उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दादाजी ठीक हो जाएंगे। अनाया ने सिर हिलाया। उसने चेयरमैन ओबरॉय को खाली आलीशान कुर्सियों में से एक पर बैठने के लिए नेतृत्व किया। कबीर चुपचाप पीछे पीछे चला। कुछ रिश्तेदारों ने उस आदमी पर नजरें डालीं। ईशानी को लियोन से शादी करनी ही होगी, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने उसे धोखा दिया है। क्या तुम कह रही हो कि उसके जैसी एक बड़ी औरत को अफेयर में धोखा दिया गया? ये साफ है कि वो एक इच्छुक पार्टी है। रिश्तेदार अभी भी सुनैना के साथ बहस कर रहे थे, जबकि देव और राजवीर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से पहले मौखिक लड़ाई को रोकने की कोशिश की। बंद करो! अचानक चीख ने सबको चौंका दिया। सभी की नज़रें तुरंत आवाज़ की दिशा में गईं और उन्होंने ईशानी को भीतरी कमरे के दरवाजे पर खुद को दिखाते हुए पाया। उसका चेहरा रोने के कारण मेकअप से खराब हो गया था। ईशानी का भाव विद्रोह और हताशा का मिश्रण था। वो अभी भी एक खूबसूरत शादी के अपने टूटे हुए सपनों को मानने से इनकार कर रही थी। ईशू, उनकी मत सुनो। सुनैना ईशानी की ओर दौड़ी, उस महिला को अपने आलिंगन में ले लिया। ठुकराई हुई दुल्हन ने कमरे में हर किसी को अंधेरे से घूरा। उसकी आंखें नेवी ब्लू ड्रेस में मौजूद आकृति पर टिकी थीं। अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैरान अनाया ने खाली नज़रों से ईशानी को देखा जो उसकी ओर एक उंगली उठा रही थी। क्या ये लड़की पागल हो गई है? अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रेसिंग रूम में हर कोई तब सन्न रह गया जब उन्होंने ईशानी को पहले चीखते हुए सुना। अनाया पर उसका अंधा आरोप उन्हें और भी हैरान कर गया। कुछ लोगों ने डरी हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि ईशानी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने क्या कहा? क्या वो पागल हो गई है? ईशानी, क्या तुमने पी रखी है? तुम इसमें अनाया को क्यों घसीट रही हो? ईशानी अभी भी सुनैना से चिपकी हुई थी, जो बाकी लोगों की तरह ही हैरान थी। उसकी लाल आंखें अनाया को घूर रही थीं। रिश्तेदारों ने जो कहा था, उसकी परवाह किए बिना अनाया चेयरमैन ओबरॉय के बगल में खड़ी थी। उसका एक हाथ उनकी कुर्सी के पीछे था। सीधे ईशानी की ओर देखते हुए वो ड्रेसिंग रूम में तूफान के बीच शांत की एक तस्वीर थी। कबीर अनाया के बगल में लंबा खड़ा था, अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने ईशानी को स्कैन किया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ईशानी चीखी। अनाया के शांत व्यवहार को देखकर गुस्से में, तुमने मुझे फंसाया है ना? तुम हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो। ईशानी की आवाज़ गुस्से में ऊंची हो गई, जो उसकी निराशा का संकेत दे रही थी। उसके बेबुनियाद आरोपों ने इकट्ठे हुए रिश्तेदारों से हैरानी भरी सांसें निकलवाईं। सभी आंखें अविश्वास में उसे देख रही थीं। फ्रेया, अमृता और अन्य ब्राइड्समैड्स भी उसके सामान्य सौम्य व्यवहार से इस पूर्ण बदलाव को देखकर हैरान थीं। ईशानी की छाती तेजी से उठ और गिर रही थी। उसकी उंगली अभी भी अनाया की ओर थी। उसके मुंह से और भी बेतुके शब्द निकले। तुम चुप क्यों हो? मुझे पता है तुम मन ही मन खुश हो रही हो। तुम मुझे खुश नहीं देख सकती। तुम जलती हो कि मैं रोहन से शादी कर रही हूँ, है ना? तुमने तो हार भी पहना है ताकि मेरे मुंह पर रगड़ सको।
अनाया ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। अपनी जगह से हिले बिना उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, तुमने रोहन को धोखा देने का फैसला किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुम पागल हो गई हो ईशानी। मैं पागल नहीं हूँ। अनाया ने तेजी से ईशानी को बीच में ही काट दिया। उसकी नीली आंखों में दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। ये गंदगी तुमने खुद बनाई है। तुम लियोन के साथ सोई जब रोहन तुम्हारा मंगेतर था। अब नतीजे भुगतो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो ईशानी। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। भले ही वे अनाया को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे जानते थे कि वो समझदारी से बात कर रही थी। रोहन गुप्ता ने अपनी मंगेतर ईशानी मल्होत्रा को लियोन होल्ट के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था। ये साफ था कि उसने सबूत खुद हासिल किए थे। अनाया के पास सबूत गढ़ने और उसे गुप्ता वारिस को भेजने की क्षमता नहीं थी। ईशु, ये बकवास है, राजवीर ने पहली बार बीच में कहा। उसकी तीखी नजरें आंसुओं से भीगी ईशानी को घूर रही थीं। तुम जानती हो कि अनु का इससे कोई लेना देना नहीं है। देव ने सिर हिलाया, अपने विचार भी व्यक्त करते हुए। ईशु, बस करो। तुम खुद को और शर्मिंदा करोगी जितना तुम पहले ही कर चुकी हो। चेयरमैन ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा। आलीशान कुर्सी पर बैठे उन्होंने अनजाने में अपनी छड़ी पर पकड़ कस ली। जैसे जैसे वो ईशानी का बर्ताव देख रहे थे, उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। पिछले हफ्ते से चेयरमैन ओबरॉय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ईशानी को जानते ही नहीं थे। न केवल ईशानी ने अनाया को अपमानित करने की योजना बनाई, बल्कि वो रोहन से सगाई होने के बावजूद लियोन के साथ एक अफेयर भी छिपा रही थी। ईशानी लड़खड़ा गई। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हर किसी के फैसले का वजन उस पर हावी हो गया, उसके टूटने का इंतजार कर रहा था। बस करो, बस उसे और परेशान मत करो। वो पहले से ही बहुत मुश्किल में है। सुनैना घबराहट में चिल्लाई। ये देख नहीं पा रही थी कि लोग ईशानी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपनी इस कीमती बेटी को अपनी बाहों में और कस लिया। एक माँ भालू की तरह काम कर रही थी। यही नतीजा होता है उसे आंखें मूंद कर लाड़ प्यार करने का, एक चाची ने डांटा। सुनैना ने जवाब दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। वो मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक उड़ाने की। सुनैना के जवाब ने समूह से और भी गुस्सा दिलाया। समय की बर्बादी है। मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। अगर तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। रिश्तेदारों की एक धारा ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई, जाहिर तौर पर स्थिति से तंग आ चुकी थी। सुनैना की हरकत के बाद कमरे में तनाव और बढ़ गया। ईशानी द्वारा अपमानित होना काफी नहीं था। ये देखकर कि सुनैना अभी भी आंखें मूंद कर उसका बचाव कर रही है, उन्हें और गुस्सा आ गया। अब जब सब चले गए थे तो केवल कुछ ही लोग बचे थे। देव ने फ्रेया और अन्य ब्राइड्समैड्स को भी जाने के लिए कहा, जिसका उन्होंने तुरंत पालन किया। ये थका देने वाला है। अनाया ने चुपचाप देखा जब ईशानी फर्श पर गिर गई, एक बार फिर रो रही थी। उसकी दयनीय स्थिति ने उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं जगाई। इस तरह की स्थिति में भी ईशानी ने उस पर दोष मढ़ दिया। अनाया जानती थी कि वो कभी नहीं बदलेगी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओह मेरी प्यारी, यकीनन रोहन ने तुम्हें गलत समझा है। हम जाकर उसे समझाएंगे, ठीक है? ईशानी सुनैना की बाहों में रोती रही, अभी भी शादी के रद्द होने को मानने से इनकार कर रही थी। रोहन की अटल और ठंडी नज़रें अभी भी उसके दिमाग में साफ थीं। वो हमेशा से इस दिन का सपना देख रही थी। सब कुछ कैसे बर्बाद हो सकता है? अनाया ने चेयरमैन ओबरॉय की ओर देखा। उस बुजुर्ग आदमी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। चिंता से भरी आंखों से अनाया ने कबीर की ओर देखा। वो मुस्कुराया, समझ गया कि वो किस बात की चिंता कर रही है। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई, मानो उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दादाजी ठीक हो जाएंगे। अनाया ने सिर हिलाया। उसने चेयरमैन ओबरॉय को खाली आलीशान कुर्सियों में से एक पर बैठने के लिए नेतृत्व किया। कबीर चुपचाप पीछे पीछे चला। कुछ रिश्तेदारों ने उस आदमी पर नजरें डालीं। ईशानी को लियोन से शादी करनी ही होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। उसने उसे धोखा दिया है। क्या तुम कह रही हो कि उसके जैसी एक बड़ी औरत को अफेयर में धोखा दिया गया? ये साफ है कि वो एक इच्छुक पार्टी है। रिश्तेदार अभी भी सुनैना के साथ बहस कर रहे थे, जबकि देव और राजवीर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से पहले मौखिक लड़ाई को रोकने की कोशिश की। बंद करो! अचानक चीख ने सबको चौंका दिया। सभी की नज़रें तुरंत आवाज की दिशा में गईं और उन्होंने ईशानी को भीतरी कमरे के दरवाजे पर खुद को दिखाते हुए पाया। उसका चेहरा रोने के कारण मेकअप से खराब हो गया था। ईशानी का भाव विद्रोह और हताशा का मिश्रण था। वो अभी भी एक खूबसूरत शादी के अपने टूटे हुए सपनों को मानने से इनकार कर रही थी। ईशु, उनकी मत सुनो। सुनैना ईशानी की ओर दौड़ी, उस महिला को अपने आलिंगन में ले लिया।
ठुकराई हुई दुल्हन ने कमरे में हर किसी को अंधेरे से घूरा, उसकी आंखें नेवी ब्लू ड्रेस में मौजूद आकृति पर टिकी थीं। अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैरान, अनाया ने खाली नज़रों से ईशानी को देखा जो उसकी ओर एक उंगली उठा रही थी। क्या ये लड़की पागल हो गई है? अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रेसिंग रूम में हर कोई तब सन्न रह गया जब उन्होंने ईशानी को पहले चीखते हुए सुना। अनाया पर उसका अंधा आरोप उन्हें और भी हैरान कर गया। कुछ लोगों ने डरी हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि ईशानी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने क्या कहा? क्या वो पागल हो गई है? ईशानी, क्या तुमने पी रखी है? तुम इसमें अनाया को क्यों घसीट रही हो? ईशानी अभी भी सुनैना से चिपकी हुई थी, जो बाकी लोगों की तरह ही हैरान थी। उसकी लाल आंखें अनाया को घूर रही थीं। रिश्तेदारों ने जो कहा था, उसकी परवाह किए बिना अनाया चेयरमैन ओबरॉय के बगल में खड़ी थी। उसका एक हाथ उनकी कुर्सी के पीछे था। सीधे ईशानी की ओर देखते हुए वो ड्रेसिंग रूम में तूफान के बीच शांत की एक तस्वीर थी। कबीर अनाया के बगल में लंबा खड़ा था, अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने ईशानी को स्कैन किया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ईशानी चीखी, अनाया के शांत व्यवहार को देखकर गुस्से में। तुमने मुझे फंसाया है ना? तुम हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो। ईशानी की आवाज़ गुस्से में ऊंची हो गई, जो उसकी निराशा का संकेत दे रही थी। उसके बेबुनियाद आरोपों ने इकट्ठे हुए रिश्तेदारों से हैरानी भरी सांसें निकलवाईं। सभी आंखें अविश्वास में उसे देख रही थीं। फ्रेया, अमृता और अन्य ब्राइड्समेड्स भी उसके सामान्य सौम्य व्यवहार से इस पूर्ण बदलाव को देखकर हैरान थीं। ईशानी की छाती तेजी से उठ और गिर रही थी। उसकी उंगली अभी भी अनाया की ओर थी। उसके मुंह से और भी बेतुके शब्द निकले। तुम चुप क्यों हो? मुझे पता है तुम मन ही मन खुश हो रही हो। तुम मुझे खुश नहीं देख सकती। तुम जलती हो कि मैं रोहन से शादी कर रही हूँ, है ना? तुमने तो हार भी पहना है ताकि मेरे मुंह पर रगड़ सको। अनाया ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। अपनी जगह से हिले बिना उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, तुमने रोहन को धोखा देने का फैसला किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुम पागल हो गई हो, ईशानी। मैं पागल नहीं हूँ। अनाया ने तेजी से ईशानी को बीच में ही काट दिया। उसकी नीली आंखों में दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। ये गंदगी तुमने खुद बनाई है। तुम लियोन के साथ सोई जब रोहन तुम्हारा मंगेतर था। अब नतीजे भुगतो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ईशानी। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। भले ही वे अनाया को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे जानते थे कि वो समझदारी से बात कर रही थी। रोहन गुप्ता ने अपनी मंगेतर ईशानी मल्होत्रा को लियोन होल्ट के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था। ये साफ था कि उसने सबूत खुद हासिल किए थे। अनाया के पास सबूत गढ़ने और उसे गुप्ता वारिस को भेजने की क्षमता नहीं थी। ईशू, ये बकवास है, राजवीर ने पहली बार बीच में कहा। उसकी तीखी नजरें आंसुओं से भीगी ईशानी को घूर रही थीं। तुम जानती हो कि अनु का इससे कोई लेना देना नहीं है। देव ने सिर हिलाया, अपने विचार भी व्यक्त करते हुए। ईशू, बस करो। तुम खुद को और शर्मिंदा करोगी जितना तुम पहले ही कर चुकी हो। चेयरमैन ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा। आलीशान कुर्सी पर बैठे उन्होंने अनजाने में अपनी छड़ी पर पकड़ कस ली। जैसे जैसे वो ईशानी का बर्ताव देख रहे थे, उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। पिछले हफ्ते से चेयरमैन ओबरॉय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ईशानी को जानते ही नहीं थे। न केवल ईशानी ने अनाया को अपमानित करने की योजना बनाई, बल्कि वो रोहन से सगाई होने के बावजूद लियोन के साथ एक अफेयर भी छिपा रही थी। ईशानी लड़खड़ा गई। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हर किसी के फैसले का वजन उस पर हावी हो गया, उसके टूटने का इंतजार कर रहा था। बस करो, बस उसे और परेशान मत करो। वो पहले से ही बहुत मुश्किल में है। सुनैना घबराहट में चिल्लाई। ये देख नहीं पा रही थी कि लोग ईशानी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपनी इस कीमती बेटी को अपनी बाहों में और कस लिया। एक माँ भालू की तरह काम कर रही थी। यही नतीजा होता है उसे आंखें मूंद कर लाड़ प्यार करने का, एक चाची ने डांटा। सुनैना ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। वो मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक उड़ाने की? सुनैना के जवाब ने समूह से और भी गुस्सा दिलाया। समय की बर्बादी है। मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। अगर तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। रिश्तेदारों की एक धारा ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई, जाहिर तौर पर स्थिति से तंग आ चुकी थी। सुनैना की हरकत के बाद कमरे में तनाव और बढ़ गया। ईशानी द्वारा अपमानित होना काफ़ी नहीं था। ये देखकर कि सुनैना अभी भी आंखें मूंद कर उसका बचाव कर रही है, उन्हें और गुस्सा आ गया। अब जब सब चले गए थे तो केवल कुछ ही लोग बचे थे। देव ने फ्रेया और अन्य ब्राइड्समैड्स को भी जाने के लिए कहा, जिसका उन्होंने तुरंत पालन किया। ये थका देने वाला है। अनाया ने चुपचाप देखा जब ईशानी फर्श पर गिर गई। एक बार फिर रो रही थी।
उसकी दयनीय स्थिति ने उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं जगाई। इस तरह की स्थिति में भी ईशानी ने उस पर दोष मढ़ दिया। अनाया जानती थी कि वो कभी नहीं बदलेगी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओह मेरी प्यारी, यकीनन रोहन ने तुम्हें गलत समझा है। हम जाकर उसे समझाएंगे, ठीक है? ईशानी सुनैना की बाहों में रोती रही, अभी भी शादी के रद्द होने को मानने से इनकार कर रही थी। रोहन की अटल और ठंडी नज़रें अभी भी उसके दिमाग में साफ थीं। वो हमेशा से इस दिन का सपना देख रही थी। सब कुछ कैसे बर्बाद हो सकता है? अनाया ने चेयरमैन ओबरॉय की ओर देखा। उस बुजुर्ग आदमी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। चिंता से भरी आंखों से अनाया ने कबीर की ओर देखा। वो मुस्कुराया, समझ गया कि वो किस बात की चिंता कर रही है। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई, मानो उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दादाजी ठीक हो जाएंगे। अनाया ने सिर हिलाया। उसने चेयरमैन ओबरॉय को खाली आलीशान कुर्सियों में से एक पर बैठने के लिए नेतृत्व किया। कबीर चुपचाप पीछे पीछे चला। कुछ रिश्तेदारों ने उस आदमी पर नजरें डालीं। ईशानी को लियोन से शादी करनी ही होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने उसे धोखा दिया है। क्या तुम कह रही हो कि उसके जैसी एक बड़ी औरत को अफेयर में धोखा दिया गया? ये साफ है कि वो एक इच्छुक पार्टी है। रिश्तेदार अभी भी सुनैना के साथ बहस कर रहे थे, जबकि देव और राजवीर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से पहले मौखिक लड़ाई को रोकने की कोशिश की। बंद करो! अचानक चीख ने सबको चौंका दिया। सभी की नज़रें तुरंत आवाज की दिशा में गईं और उन्होंने ईशानी को भीतरी कमरे के दरवाजे पर खुद को दिखाते हुए पाया। उसका चेहरा रोने के कारण मेकअप से खराब हो गया था। ईशानी का भाव विद्रोह और हताशा का मिश्रण था। वो अभी भी एक खूबसूरत शादी के अपने टूटे हुए सपनों को मानने से इनकार कर रही थी। ईशू, उनकी मत सुनो। सुनैना ईशानी की ओर दौड़ी, उस महिला को अपने आलिंगन में ले लिया। ठुकराई हुई दुल्हन ने कमरे में हर किसी को अंधेरे से घूरा। उसकी आंखें नेवी ब्लू ड्रेस में मौजूद आकृति पर टिकी थीं। अनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैरान, अनाया ने खाली नजरों से ईशानी को देखा जो उसकी ओर एक उंगली उठा रही थी। क्या ये लड़की पागल हो गई है? लेस देन मल्होत्रा परिवार का विला, ग्रेटर दैन। ये बहुत घटिया है। सेलिना ने देव की ओर देखा जब उसने उसके मुंह से ये शब्द निकलते सुने। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने अपना सिर झुकाया, अपने प्रेमी के चेहरे का आकलन करते हुए। उसका पहले से ही तनावपूर्ण भाव अभी अभी मिले नए मैसेज को पढ़ने के बाद और खराब हो गया था। फोन स्क्रीन को घूरते हुए उसकी नीली आंखें अंधेरी हो गईं। देव को जो कुछ भी मिला था वो शायद कुछ परेशान करने वाला था। देव और सेलिना अभी अभी रिसेप्शन हॉल से आए थे। उसने मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए कुछ नुकसान नियंत्रण किया जो अभी भी खाने के लिए हॉल की ओर जा रहे थे। हॉल का केवल आधा हिस्सा मेहमानों से भरा था। बाकी लोग होटल लौट गए, कुछ तो द्वीप छोड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। बहुत से लोग नाटक के बीच में फंसने को तैयार नहीं थे। सेलिना देव के साथ थी जब वो मेहमानों से बुरे अनुभव के लिए माफी मांग रहा था। उसके अलावा मल्होत्रा परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने भी ऐसा ही किया। जयेश भी वहां था। उसने ज्यादातर सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ बातचीत की। वे उसके करीबी दोस्तों और व्यापार भागीदारों में से थे। तुम्हें गाली देते हुए सुनना बहुत कम होता है, सेलिना ने बताया। तुम्हें क्या मिला? मेरा मतलब है, मैसेज। देव ने एक आह भरी। जाहिर तौर पर समारोह के दौरान रोहन द्वारा पैदा किए गए हंगामे से परेशान था। उसने शादी रद्द करने के लिए उस आदमी को दोष नहीं दिया, लेकिन रोहन के सार्वजनिक रूप से ईशानी को बाहर निकालने के प्रतिशोधी तरीके ने उनके पक्ष के लिए और अधिक परेशानी खड़ी कर दी थी। मुझे रोहन का एक मैसेज मिला। देव ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, भले ही उनके आसपास कोई लोग नहीं थे। उसकी नज़रें अपने फ़ोन से सेलिना पर गईं। उसने मुझे और सबूत भेजे हैं और वे बहुत परेशान करने वाले हैं। रोहन ने देव को एक क्लाउड फाइल का लिंक भेजा था। उसने वहां और भी स्पष्ट तस्वीरें और वीडियो इकट्ठे किए थे। उन सभी पर समय अंकित था। देव ने उन्हें ठीक से नहीं देखा था क्योंकि उसे अभी अभी लिंक मिला था। उसने अब तक केवल तस्वीरों को सरसरी तौर पर देखा था। फिर भी तस्वीर के हर दृश्य ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी थी। देव ने कभी नहीं सोचा था कि ईशानी का लियोन के साथ सबकी पीठ पीछे अफेयर चल रहा था। सच में, हाल ही में जो कुछ भी हुआ, उसने ईशानी के बारे में उसकी आंखें और खोल दी थीं। देव ने भारी मन से सोचा। उसने तुम्हें वो भेजे? सेलिना ने आश्चर्य से हाँफते हुए कहा। ये कल्पना नहीं कर पा रही थी कि रोहन ने देव को और क्या भेजा होगा। अब तुम क्या करोगे? ओह, पहले ईशू को देखने जा रहे हो? राजवीर ने ईशानी और सुनैना को ले जाया जब ड्राइवर महिलाओं को लेने आया था। वो तब से विला में ही था। राजवीर ने देव को सूचित किया कि ईशानी ने तुरंत खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी, सुनैना से भी नहीं।
पहले ईशू को देखूंगा। देव ने अपनी भौहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाया। थका हुआ लग रहा था। मुझे सच में इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। सेलिना जल्दी से सहमत हो गई। देव के करीब झुकते हुए उसने अपने आदमी को एक साइड हग दिया। उम्मीद है कि उसे आश्वस्त कर सके कि यह सब अंततः बीत जाएगा। देव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब उसने सेलिना के गले का जवाब दिया। उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में गर्मी का संकेत था। धन्यवाद सी, घर लौटने पर मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। देव को बुरा लग रहा था क्योंकि सेलिना अनजाने में उसके परिवार के नाटक में फंस गई थी। उसे अभी भी उसकी पहले की सभी सलाह याद थीं, जिसमें ईशानी के अनाया के खिलाफ बदले के बारे में भी शामिल था। सेलिना के होठों से एक हंसी निकल गई। अपने प्रेमी के शब्दों पर अम्यूज्ड होकर देव की पीठ थपथपाते हुए उसने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो ईशू को देखते हैं। हाँ। देव और सेलिना विला की दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। रास्ते में वे कुछ सहायकों से टकराए जो सभी किसी बात को लेकर चिंतित लग रहे थे। ये साफ था कि उन्होंने उस भारी माहौल को भांप लिया था जो शुरू में खुशी के माहौल को प्रदूषित कर रहा था। शादी की वजह से कल से सब कुछ शांतिपूर्ण और आनंदमय लग रहा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि समारोह दुल्हन के कान से दागदार हो जाएगा। माँ, राज, देव ने सुनैना और राजवीर को बुलाया जब उसने और सेलिना ने उन्हें ईशानी के कमरे के बाहर देखा। वे दोनों पहले से ज्यादा थके हुए लग रहे थे। जाहिर तौर पर ईशानी से निपटने में कठिनाई हो रही थी। ये साफ था कि सुनैना और राजवीर ने खुद को उसके कमरे में जबरदस्ती घुसाकर ईशानी को और भड़काने की कोशिश नहीं की। देव, सुनैना अपने सबसे बड़े बेटे की ओर मुड़ी। देव को गहरी त्योरियों के साथ उसकी और राजवीर की ओर आते देख, सब कैसा था? सुनैना की आवाज में हल्का कंपन था जो उसकी परेशान भावनाओं का संकेत दे रहा था। उसकी नीली आंखें उसके पिछले रोने से लाल हो गई थीं। सूखे आंसू अभी भी उसके चेहरे पर निशान छोड़ गए थे। देव ने आह भरने से खुद को रोका। अपनी बांह सुनैना की पीठ पर रखते हुए उसने अपनी मां की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखें आशा से भर गईं जब उसने उसे घूरा, जवाब का इंतजार कर रही थी। अब तक सब कुछ नियंत्रण में है, पिताजी अभी भी वहीं हैं। देव ने ये कहने से पहले जल्दी से भारी मन से जोड़ा, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी है। सबसे बुरा? सुनैना ने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? हमारी ईशू पहले से ही इतना कुछ सह रही है। देव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सुनैना अभी भी ईशानी के बेवफाई के आरोप को मानने से इनकार कर रही थी। शायद उसकी मां कहती कि रोहन ने उन सभी निंदनीय सबूतों को गढ़ा था जो उसे अभी अभी मिले थे। अभी के लिए देव ने सबूतों को सुनैना की जानकारी से दूर रखने का फैसला किया। उसकी मां अभी भी कांच के हॉल में जो हुआ उससे पूरी तरह से उत्तेजित थी। रोहन की ईशानी के लियोन के साथ अफेयर की घोषणा से शुरू होकर। माँ, अभी जाकर थोड़ा आराम कर लो। देव ने दोनों हाथ सुनैना के कंधों पर रखे। उसका लहजा अटल था। ईशू अभी भी अंदर है ना? मुझे उससे बात करने की कोशिश करने दो। देव को ईशानी के कमरे से रोने की आवाजें मुश्किल से ही सुनाई दे रही थीं। ध्वनि अवरोध काफी अच्छा था। दरवाजे को असली बेडरूम से अलग करने वाला एक छोटा हॉलवे भी था। ईशू कुछ भी नहीं करना चाहती, खाना भी नहीं। सुनैना का गला भर आया। अपनी प्यारी बेटी की किस्मत के बारे में सोचकर उसका दिल दुख रहा था। क्या होगा अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? सुनैना ने ईशानी को आज की तरह इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। उसकी कीमती बेटी को ऐसे लाड़ प्यार किया गया था जैसे वो एक नाजुक कांच की गुड़िया हो। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि ईशानी अभी कैसा महसूस कर रही होगी। माँ, देव सही कह रहा है। राजवीर करीब आया। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। आप बेहतर है थोड़ा आराम कर लें। हम सब अभी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। लेकिन राज के साथ जाओ। माँ, देव ने सुनैना को बीच में ही काट दिया। ईशू को मुझ पर छोड़ दो। राजवीर को एक कृतज्ञता भरी नज़र देते हुए देव ने सिर हिलाया। पहले वाले ने सुनैना के कंधों को पकड़ा, उसे ईशानी के बेडरूम से दूर ले जाते हुए। उसने विरोध करने की कोशिश की लेकिन थकावट के कारण जल्दी ही हार मान ली। देव और सेलिना ने सुनैना और राजवीर को जाते हुए देखा। उनकी आकृतियां एक चौराहे पर गायब हो गईं, सुनैना के बेडरूम की ओर बढ़ रही थीं। देव, क्या तुम अंदर जा रहे हो? सेलिना ने चुपचाप पूछा। उसकी आंखें अपने प्रेमी से ईशानी के बेडरूम की ओर गईं। लगता तो यही है। देव ने कंधे उचकाए। उसके मुंह से एक भारी आह निकली। मैं ईशू को कॉल करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं बस जबरदस्ती अंदर चला जाऊंगा। ईशानी ने अपना दरवाजा नहीं खोला था जब सुनैना और राजवीर ने पहले बार बार खटखटाया था। देव को अपनी ऊर्जा वही काम करने में बर्बाद नहीं करेगा। सेलिना ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। जब देव ने अपने फोन पर टैप किया ईशानी के नंबर डायल करते हुए तो उसने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन लाइन व्यस्त थी जिससे देव का कॉल नहीं लग पाया। भौहें सिकोड़कर देव ने बुदबुदाया, ईशू किसी से फोन पर है। शायद रोहन के साथ।
सेलिना ने एक अनुमान लगाया जिस पर देव ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दरवाजे की ओर गईं, हवा में कुछ और भी अशुभ महसूस हो रहा था। लेस देन चेयरमैन ओबरॉय का विला, ग्रेटर देन अनाया ने खुद को ईशानी की बर्बाद शादी के बाद के तूफान से पूरी तरह अलग कर लिया था। वो जानती थी कि चेयरमैन ओबरॉय को इधर उधर से कॉल आ रहे थे, फिर भी ज्यादा गंभीर घटनाएं मल्होत्रा परिवार की तरफ हो रही थीं। एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया था। वे सभी हर किसी की उम्मीदों से परे थे। अगर शादी योजना के अनुसार अच्छी तरह से हो जाती तो सभी मेहमान देर रात तक रिसेप्शन हॉल में मस्ती कर रहे होते। दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मल्होत्रा परिवार और रिश्तेदार नुकसान नियंत्रण करने में व्यस्त थे, तब अनाया और कबीर ने उस रात निखिल और तपन को रात के खाने के लिए मेजबानी की। मायरा और चेयरमैन ओबरॉय भी उनके साथ शामिल हुए। निखिल को अपने दत्तक माता पिता के अचानक आने के कारण मुख्य भूमि जल्दी लौटना पड़ा। इस प्रकार उनके रात के खाने की योजना में बदलाव हुआ। चेयरमैन विक्रांत और मिसेज विक्रांत आज दोपहर बाद भारत पहुंचे थे। लंदन से सीधे उड़कर आए थे। उन्होंने जानबूझकर अपने इरादे को गुप्त रखा था, केवल ये सुनने के लिए कि निखिल बाहर है। बदलाव के बारे में जानने पर अनाया ने कबीर को निखिल और तपन को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया। ये थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है, लेकिन वो यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? कबीर अनाया के प्रस्ताव से खुश था। समय बर्बाद किए बिना उसने निखिल को निमंत्रण दिया। बाद वाला जल्दी से सहमत हो गया। चेयरमैन ओबरॉय का मूड उस रात निखिल और तपन को मेहमानों के रूप में पाकर खिल उठा। अनाया ये देखकर खुश थी कि उसके दादाजी ईशानी की बर्बाद शादी से संबंधित किसी अन्य मामले में व्यस्त थे। समुद्र तट के स्पष्ट दृश्य वाले भोजन कक्ष में बैठे 5 लोगों ने दावत का आनंद लिया। कटलरी की हल्की खनक उनकी बातचीत के नीचे डूब गई। चेयरमैन ओबरॉय ने उत्साह से निखिल से विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा, जिसमें कबीर के साथ उसकी अप्रत्याशित दोस्ती भी शामिल थी। मैं अकेला हैरान नहीं था, चेयरमैन ओबरॉय ने एक आह भरी। उनकी आवाज में आश्चर्य का संकेत था। मैंने सुना है कि आप काफी एकांत प्रिय हैं, मिस्टर निखिल। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने शादी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पता चला क्योंकि कबीर आपका दोस्त है। चेयरमैन ओबरॉय ने मिस्टर गुप्ता से सुना था कि निखिल ने वास्तव में शादी के निमंत्रण को मना कर दिया था, केवल बाद में अपना फैसला बदलने के लिए। ये समय 2 हफ्ते पहले कबीर और अनाया की शादी के साथ मेल खाता था। निखिल ने धीरे धीरे अपना निवाला चबाया। चेयरमैन ओबरॉय को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। अब तक के अपने अवलोकन से वो बता सकता था कि बुजुर्ग आदमी का कबीर के प्रति एक हद तक लगाव था। जो कुछ मनभावन था। कबीर और अनाया की शादी एक समझौते पर आधारित होने के बावजूद चेयरमैन ओबरॉय ने उस युवक के साथ अच्छा व्यवहार किया। अपना खाना निगलने के बाद निखिल ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो यही कारण है। कबीर मेरे अपने छोटे भाई की तरह है। मैं इसलिए आया क्योंकि वो ऐसे आयोजनों में शायद ही कभी दिखाई देता है। धीरे धीरे अपनी आंखें कबीर से चेयरमैन ओबरॉय की ओर ले जाते हुए निखिल ने शांति से जवाब दिया। उसे ये सच बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि उसने अचानक निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया। ओह नौजवान, अगर उस गुप्ता लड़के ने ये सुन लिया तो उसका अपमान होगा। धीमे से हंसते हुए चेयरमैन ओबरॉय निखिल की ईमानदारी से अम्यूज थे। मिस्टर गुप्ता का अपमान होगा अगर उन्हें कभी निखिल विक्रांत की शादी में उपस्थिति के पीछे का असली कारण पता चला। हा, उस गुप्ता के बच्चे ने मेहमानों के सामने डींगे मारी थी कि उसने विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ को अपने बेटे की शादी में आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। अगर उसे असली कारण पता चल गया तो उसे कब्ज हो जाएगी। उसे यही मिलना चाहिए। अनाया ने चेयरमैन ओबरॉय के खुशी भरे चेहरे को देखकर असहायता में सिर हिलाया। फिर भी वो आज रात उन्हें घेरने वाले वर्तमान खुशी के माहौल से खुश थी। मायरा और तपन ने उनकी बातचीत सुनते हुए खाने पर ध्यान केंद्रित किया। अनाया खुद ज्यादा नहीं बोली। तो तुम दोनों लंदन में कैसे मिले? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को बता सकते हो? चेयरमैन ओबरॉय के सवाल ने अनाया की रुचि जगा दी। उसकी नीली आंखें जल्दी से मेज के उस पार निखिल से हटकर उसके बगल में बैठे कबीर पर गईं। ओह, वे कैसे मिले? अनाया शुरू से ही उत्सुक थी, लेकिन उसने अभी तक कबीर से पूछने की हिम्मत नहीं की थी। उसने उसे केवल ये बताया था कि निखिल के साथ उसकी दोस्ती 1 दशक पहले शुरू हुई थी। अगर कोई भी आदमी साझा करने को तैयार होता तो वो इस मौके को जाने नहीं देती। दुर्भाग्य से अनाया की इच्छा पूरी नहीं हुई। अपने होंठ सिकोड़ते हुए निखिल ने कहा, चेयरमैन ओबरॉय, मैं आपको भविष्य में एक और रात के खाने के बदले में बाद में बताऊंगा। आप क्या सोचते हैं? तो मैं तब तक एक शब्द भी नहीं कहूंगा, कबीर ने तेजी से बीच में कहा। उसकी भारी आवाज में मनोरंजन का संकेत था। मुझे माफ करना नाना जी। पलकें झपकाते हुए चेयरमैन ओबरॉय ने अपनी नजरें निखिल से कबीर पर घुमाई। दोनों आदमियों के चेहरे पर एक ही भाव था और उनके होठों पर एक मुस्कान थी। हा, तुम दोनों एक जैसे हो। सच में भाई बन सकते हो। बहुत अच्छा, चलो जल्द ही एक और रात का खाना तय करते हैं।
हंसी में फूटते हुए चेयरमैन ओबरॉय निखिल और कबीर की हरकतों से आसानी से मनोरंजन कर रहे थे। निश्चित रूप से उनकी दोस्ती की शुरुआत में कुछ मनोरंजक था। अनाया अंदर से निराश थी, लेकिन उसने इस मुद्दे पर जोर देने का इरादा नहीं किया। उसने कबीर की ओर देखा जो फिर से खाने लगा। हमेशा की तरह उसके टेबल मैनर्स बेदाग थे। अनु, क्या तुम्हारी कल कबीर और मायरा के साथ कोई योजना है? मिस्टर निखिल के साथ तुम्हारा ब्रंच तो पहले ही रद्द हो चुका है। चेयरमैन ओबरॉय के सवाल ने अनाया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पलकें झपकाते हुए उसके दिमाग को उसके दादाजी के शब्दों को समझने में 1 सेकंड लगा, फिर उसने सिर हिलाया। ओह, हम हमेशा की तरह द्वीप पर जाएंगे नाना जी। अनाया ने अपना चाकू और कांटा नीचे रखा। चेयरमैन ओबरॉय पर ध्यान देते हुए, मैं कबीर को वो जगह दिखाना चाहती हूँ। मायरा को अपनी पहली यात्रा से ही वो द्वीप बहुत पसंद है। ब्रंच रद्द होने पर अनाया ने कबीर और मायरा को एक गतिविधि का सुझाव देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने उन्हें एजियो बे के आसपास के अपने पसंदीदा छोटे द्वीपों में से एक पर एडवेंचर पर ले जाने की योजना बनाई थी। ये बहुत अच्छा है। सभी आवश्यक सामान, जिसमें खाना भी शामिल है, मत भूलना। ओह, क्या तुमने पोर्ट को सूचित कर दिया है कि तुम्हें एक नाव चाहिए? चेयरमैन ओबरॉय समझ गए कि अनाया का क्या मतलब है। एजियो बे की अपनी कुछ यात्राओं के दौरान वो उस छोटे द्वीप पर जाना नहीं भूलती थी। द्वीप एजियो बे से दिखाई देता था, क्योंकि पर्यटक शायद ही कभी छोटे द्वीपों पर जाते थे। वे किसी के लिए भी एक आदर्श वापसी हो सकते थे जो एकांत चाहता था। मैंने कर दिया है। अनाया मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी जब उसने कबीर की ओर देखा। हमें एक ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। कबीर ने कहा कि वो नाव चला सकता है। सच में? हैरान चेयरमैन ओबरॉय ने अपनी आंखों में सवालों के साथ कबीर को घूरा। ये तो बहुत अच्छा है। कबीर नाव चला सकता है, निखिल ने बीच में कहा। कबीर के बारे में एक छोटा सा विवरण चेयरमैन ओबरॉय के साथ साझा करते हुए, कभी कभी हम मछली पकड़ने जाते हैं, मैं नाव चलाने का काम उसी पर छोड़ देता हूँ। कबीर के होठों से एक हंसी निकल गई। वो चेयरमैन ओबरॉय के आश्चर्य और निखिल की प्रशंसा के सामने अभी भी शांत था। मैंने लंदन में एक चाचा से सीखा था। निखिल से मिलने से पहले मैं हमेशा उस चाचा के साथ मछली पकड़ने जाता था। बेशक ये किसी और समय की कहानी है। चेयरमैन ओबरॉय पर चंचलता से आंख मारते हुए कबीर ने अपने पेय का एक घूंट लिया। एक बार फिर बुजुर्ग आदमी हंसा। खुशी की आवाज दीवारों से टकराई। लगता है अगली बार मुझे कई दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। ठीक है, हमें अपना अगला रात का खाना जल्द ही तय करना चाहिए। अनाया ने अपनी भौहें चदाईं, ये सोचते हुए कि कबीर और निखिल ने कितनी आसानी से उसके दादाजी को एक और भोजन के लिए फुसला लिया। फिर भी ये बहुत अच्छा था। वो भी उन कहानियों को सुनने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अपनी आंखें कबीर के साइड प्रोफाइल पर ले जाते हुए एक विचार अनाया के मन में आया। वो उसके बारे में आगे क्या सीखेगी, लेकिन पहले चलो द्वीप यात्रा का आनंद लें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मायरा ने विला में रुकने का फैसला किया। क्या वो कोई आलसी बिल्ली है? अनाया के शब्दों ने कबीर को हंसा दिया। मोटरबोट के इंजन की भनभनाहट के ऊपर उसके शब्द सुनाई दे रहे थे। अपनी आंखें नीले समुद्र से हटाकर उसने उसकी ओर देखा। अनाया ने आज एक कैजुअल आउटफिट पहना था। लंबी खाकी पैंट, एक गोल कॉलर वाली टी शर्ट और एक हल्की जैकेट। उसके चॉकलेट ब्राउन बालों को एक पोनीटेल में बांधा गया था, जिसे एक गुलाबी कैप के पीछे के छेद से निकाला गया था। अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है वो आज के एडवेंचर के लिए अपना बिस्तर नहीं छोड़ेगी। अनाया ने सिर हिलाया, जल्दी से कबीर से सहमत होते हुए। आज उसका आलसी दिन है, मुझे लगता है। कबीर बस मुस्कुराया और फिर मोटरबोट चलाने पर वापस ध्यान केंद्रित किया। वो और अनाया उस छोटे द्वीप की ओर जा रहे थे जिसका नाम लिलीब्रुक आयल था, जिसका उसने कल उल्लेख किया था। घड़ी ने अभी अभी 8:15 बजाए थे। दिन अभी मुश्किल से शुरू हुआ था। सूरज इतना ऊपर था कि क्षेत्र को अपनी तेज रोशनी से नहला रहा था। नीले समुद्र पर चमक छोड़ रहा था। प्रकाश नाव के सनरूफ और सामने की खिड़की से छन रहा था। उनमें से किसी ने भी कल की बर्बाद शादी के आसपास के मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की परवाह नहीं की। सच कहूं तो अनाया इस बात से अनजान थी कि मायरा ने अचानक द्वीप पर जाने से क्यों मना कर दिया। अपनी चचेरी बहन को उसके दोस्त के साथ कुछ अकेले समय देने के इरादे से उस महिला ने मजे का त्याग कर दिया। उसने किसी को तब तक नहीं बताया जब तक कि उसका दोस्त आज सुबह उसे जगाने नहीं आया। जबकि अनाया अनजान बनी रही, कबीर ने मायरा के असली इरादे को पकड़ लिया। वो अपनी चचेरी बहन की मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। वो अपने दिल की महिला के साथ किसी भी अकेले समय के लिए ना नहीं कहता। तुमने सच में ये बहुत बार किया है। अनाया की आवाज ने एक बार फिर कबीर का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने उसके लहजे में आश्चर्य का भाव नहीं छोड़ा। ये सुनना ही उसके दिल को गर्व से भरने के लिए काफी था। अपना सिर उस ओर घुमाकर जहां अनाया बैठी थी, कबीर ने अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ लिया।
उसकी लाल फ्रिंजेस और उसके बन के ढीले लट हवा में लहरा रहे थे। मुझे खुशी है अगर तुम मुझसे चकित हो, ये तुम्हारे घर के आदमी से एक और बोनस स्किल है। हा हा हा, मुझे यकीन है। हंसी में फूटते हुए अनाया ने असहायता में सिर हिलाया। उसकी नीली आंखें, जो समुद्र की तरह ही मोहक थीं, उसकी बंद पलकों के पीछे छिपी हुई थीं। अनाया ये देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सकी कि कबीर कितनी विशेषज्ञता से नाव चला रहा था, लहरों पर आसानी से सरक रहा था। उसके स्थिर हाथों और आत्मविश्वासी व्यवहार ने उसे प्रभावित किया। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, कबीर की टिप्पणी पर अनाया ने सिर हिलाया। उन दोनों ने सामने द्वीप को देखा। वे जगह के जितने करीब थे, उसकी हरी भरी हरियाली और प्राचीन सफ़ेद रेत उतनी ही साफ थी। कबीर ने नाव को एक लकड़ी के घाट की ओर ले जाया। समय बर्बाद किए बिना उसने पतवार को डॉक किया, उसे समुद्र में बहने से रोक दिया। अनाया ने अपना बैकपैक और पिकनिक की टोकरी पकड़ ली। एक जगह थी जहां वो द्वीप का दौरा करने से पहले कबीर को ले जाना चाहती थी। ये लो, महिला, कबीर ने अनाया को एक हाथ दिया। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उसने पहले ही अपनी पीठ के पीछे अपना एक बैकपैक कंधे पर डाल लिया था। ही, धन्यवाद। अनाया ने कबीर का हाथ स्वीकार किया, आसानी से डॉक पर कदम रखा। उसने अपने पैर मजबूत लकड़ी के घाट पर जमा दिए, नाव के हिलते हुए फर्श को पीछे छोड़ दिया। हमें थोड़ा चलना होगा, अनाया ने एक दिशा में इशारा किया जब कबीर ने उससे पिकनिक की टोकरी ले ली। चलो। ठीक है। हवा ताज़ा थी और उसमें समुद्र की थोड़ी सी नमकीन महक थी। वातावरण आमतौर पर शांत था, सिवाय पत्तियों की हल्की सरसराहट और किनारे से टकराती लहरों की लयबद्ध थपकी के। खुले समुद्र तट क्षेत्र को छोड़कर अनाया कबीर को जंगल में ले गई। वे जंगली फूलों से घिरे एक रास्ते पर चले। सूरज ऊंचे पेड़ों की हिलती हुई पत्तियों के माध्यम से अपनी रोशनी डाल रहा था। एक केबिन। कबीर ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई जब उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने एक विचित्र लकड़ी के केबिन को देखा, जो चीड़ सहित आसपास के पेड़ों के नीचे बसा हुआ था। केबिन का देहाती आकर्षण उसकी लकड़ी की दीवारों और सामने और साइड के पोर्च के माध्यम से स्पष्ट था। उसने केबिन से ज्यादा दूर एक छोटा स्टोर रूम भी देखा। केवल हमारे परिवार और कर्मचारियों के पास चाबी है, अनाया ने समझाया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। हम इसे शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हर जरूरी चीज से अच्छी तरह से भरा हुआ है। अपने बैकपैक से एक चाबी निकालकर अनाया ने दरवाजा खोला। कबीर उसके पीछे पीछे चला जब उसने अंदर कदम रखा। केबिन का इंटीरियर गर्म और घरेलू था। सूरज की रोशनी खिड़कियों से छन रही थी, जिससे आरामदायक फर्नीचर के साथ एक मामूली रहने की जगह रोशन हो रही थी। प्रवेश द्वार पर जूते उतारने के बाद अनाया ने केबिन के चारों ओर अपना दाहिना हाथ घुमाया। ये लिविंग रूम है। हमारे पास यहाँ 2 बेडरूम, एक वॉशरूम और एक छोटा किचन भी है। कर्मचारी हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास यहाँ बुनियादी ज़रूरतें हों। केबिन साल के अधिकांश समय अकेला रहता था, लेकिन कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आते थे कि स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अनाया और मायरा अपनी यात्रा के दौरान 2 दिनों के लिए केबिन में रुकी थीं। दोनों महिलाओं ने द्वीप द्वारा दी गई एकांत का आनंद लिया था। केबिन के एक संक्षिप्त दौरे के बाद अनाया और कबीर फिर से बाहर निकले। वे केवल पिकनिक की टोकरी और एक छोटा टोट बैग साथ लाए थे। समुद्र तट की ओर जाने के बजाय अनाया कबीर को जंगल में और अंदर संकरे रास्ते से ले गई। उनके पैर जंगल के फर्श पर टूटी टहनियों और बजरी पर पड़े, कभी कभी मरे हुए पेड़ के तने भी। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? कबीर ने पूछा। उसकी मखमली आवाज में एक मुस्कान का संकेत था। आज तुम टूर गाइड हो, हम खो तो नहीं जाएंगे, है ना? अनाया के होठों से हंसी के बुलबुले फूट पड़े। कबीर की ओर देखते हुए उसकी नीली आंखों में शरारत नाच रही थी। लैगून समुद्र तट से बेहतर है, चलो। अपनी भौहें चढ़ाते हुए कबीर का भाव नरम हो गया। वो अनाया के पीछे पीछे चला, जिसका उत्साह उसकी चमकती आंखों और उसकी आवाज के खुशमिजाज लहजे से रिस रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, संकरा रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता गया। कबीर की पन्ना जैसी हरी आंखों ने आखिरकार लैगून को देखा, जो छोटे द्वीप के तट पर बसा पानी का एक आकर्षक हिस्सा था। ये दूसरे दिन के एकांत समुद्र तट जैसा है ना? अनाया मुस्कुराई, अपने मोतियों जैसे सफेद दांतों की 2 पंक्तियों को प्रकट करते हुए। लेकिन बेहतर। ये वास्तव में बेहतर है। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, अनाया के साथ वही धुन गाते हुए। नवविवाहित जोड़े आनंद में डूबे हुए थे, पास में छिपी उपस्थिति से अनजान। एक पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाने के बाद अनाया और कबीर लैगून में तैरने चले गए। छोटे द्वीप पर जाने से पहले उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे स्विमवियर पहले ही पहन लिए थे। लैगून सूरज की रोशनी में चमक रहा था, क्योंकि अनाया और कबीर ने शांत एकांत का आनंद लिया। जगह शांत थी, हरी भरी हरियाली से घिरी हुई थी जो अछूती लग रही थी। एजियो बे इस लैगून से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे तेज गर्मी के आसमान के नीचे अकेले थे। अनाया और कबीर ने आराम से लैगून में तैराकी की।
उन्होंने फिर से प्रतिस्पर्धा करने का मजाक उड़ाया, लेकिन एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने पर बस गए। वहां एक छिपी हुई गुफा है। अनाया ने एक चिकनी चट्टान पर बैठे हुए एक दिशा में इशारा किया। उसकी आंखें कबीर को देख रही थीं जो अभी भी तैर रहा था। ये केवल तभी सुलभ है जब ज्वार कम हो। कबीर चट्टान के करीब आया। वो आखिरकार खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसकी लाल लटों से टपक रही थीं, उसके शरीर से नीचे फिसल रही थीं। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों ने अनाया द्वारा इशारा की गई दिशा में देखा। क्या तुम और मायरा वहां गए हो? कबीर किनारे पर कदम रखा। अनाया के बगल वाली एक चट्टान पर चढ़ गया। पानी की बूंदों ने चट्टानों की किरकिरी सतहों को गीला कर दिया। अपने माथे से चिपकी लटों को धकेलते हुए उसकी आंखें उसके चेहरे पर लौट आईं। सूरज की रोशनी उसके सुडौल शरीर पर चमक रही थी, उसकी कठोर मांसपेशियों को उजागर कर रही थी। उसकी स्विमवियर का ऊपरी हिस्सा उसके स्विम ट्रंक के बैंड के ऊपर दिखाई दे रहा था। एक बार सिर हिलाते हुए अनाया ने सूक्ष्म रूप से अपनी आंखें कबीर से हटा लीं, विशेषकर उसके नंगे धड़ से। उसके गालों पर गुलाबी रंग का हल्का सा रंग था जो तेज धूप में साफ दिखाई दे रहा था। 2 बार। हम ज्यादा अंदर नहीं गए, बस चारों ओर देखने के लिए काफी था। शायद तुम मुझे किसी और समय गुफा दिखा सकती हो। कबीर ने अपनी भौहें चदाईं, अनाया की कहानी से उत्सुक होकर। उसकी आंखों में प्रत्याशा झलक रही थी। ही, हम केबिन वापस जाने से पहले वहां जा सकते हैं, अनाया ने सुझाव दिया। उसने अपने नम बालों को अपने दाहिने कंधे पर इकट्ठा किया। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी गुफा जा सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, मैं इस ऑफर को स्वीकार करूंगा। कबीर के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। उसे परवाह नहीं थी कि वो गुफा के अंदर देख सकता है या नहीं। उसे बस अनाया के साथ और समय बिताने का विचार पसंद था। कबीर, क्या तुम एक और? हम। जैसे ही अनाया ने कबीर को फिर से तैरने के लिए आमंत्रित किया, सूरज की रोशनी अचानक मंद हो गई। चौंक कर उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। काले बादल आसमान में छा गए, एक बार साफ आसमान को ग्रे रंग में ढक दिया। हवा तेज होने लगी, उनके चारों ओर की पत्तियों को सरसराहट दे रही थी। केबिन में चलो, कबीर ने दृढ़ता से कहा। अपने पैरों पर उठकर अनाया को अपना हाथ दिया। आओ एनी। हाँ हाँ। अनाया ने जल्दी से कबीर का हाथ पकड़ लिया। वे जल्दबाजी में लेकिन सावधानी से फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़े, अपना सामान लेने के लिए दौड़ पड़े। जो जोड़ी पहले शांति से थी वो अब जल्दबाजी में थी। जब तक वे जंगल के आधे रास्ते में दौड़े तो बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। जो बूंदाबांदी के रूप में शुरू हुआ वो जल्दी ही मूसलाधार बारिश में बदल गया। बारिश की भारी आवाज पत्तियों और जंगल के फर्श पर हथौड़े की तरह बज रही थी, बाकी सब कुछ डुबो रही थी। हम यहाँ हैं। जब तक वे केबिन पहुंचे, अनाया और कबीर पूरी तरह से भीग चुके थे। कांपते हुए उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, ये सोचकर कि वो भी ऐसा ही करेगा। लेकिन एनी, मुझे नाव की जांच करनी है। अचानक कबीर की ओर मुड़कर अनाया का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज में चिंता थी। क्या? इस मौसम में? मुझे डर है कि लहरें उसे बहा ले जाएंगी, कबीर ने समझाया। चिंतित अनाया के चेहरे पर उसकी मुस्कान थी। सुरक्षित रहना बेहतर है। कबीर जानता था कि उसने नाव को घाट से ठीक से बांध दिया था, लेकिन वो अभी भी चिंतित था। उसने इस तरह की अचानक मूसलाधार बारिश की उम्मीद नहीं की थी, कल की बौछार से भी भारी। अनाया झिझकी, लेकिन वो जानती थी कि कबीर से बहस न करना ही बेहतर है। उसने धीरे से उसे याद दिलाया, सावधान रहना। पहले दरवाजा बंद कर लो। कबीर मुड़ा, बारिश में गायब होने के लिए तैयार। मेरा इंतजार करो। ठीक है। अनाया ने कबीर को एक आश्वस्त करने वाला सिर हिलाते हुए देखा, फिर उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। दरवाजे के पास की खिड़की से उसने उसकी आकृति को घूरा जो बारिश में दौड़ रही थी। कल की बारिश भी इतनी भारी नहीं थी, अनाया ने बुदबुदाया, असहाय महसूस करते हुए। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। दरवाजे से दूर जाते हुए अनाया तुरंत वॉशरूम की ओर बढ़ी। उसने अपनी शर्ट और पैंट उतारी जो बारिश से भीगी हुई थी। कांपते हुए उसने जल्दी से नए कपड़े पहने। मुझे कुछ गर्म पेय बनाना चाहिए। अनाया ने अपने नम बालों को एक बन में बांधा। इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग करके उसने कुछ पानी गर्म किया। उसका दिमाग कबीर से दूर नहीं गया। बारिश तेज हो गई। केबिन को एक भयानक चुप्पी में घेर लिया, सिवाय छत पर बारिश की बूंदों की थपथपाहट के। किचन काउंटर के पास खड़ी अनाया ने मायरा और चेयरमैन ओबरॉय को टेक्स्ट किया। अनाया, बारिश रुकने पर हम लौट आएंगे। अनाया, हमारी चिंता मत करना। द्वीप एजियो बे से ज्यादा दूर नहीं था। अनाया को वहां लौटने की चिंता नहीं थी। उसने मन ही मन खुद को डांटा कि उसने कबीर को रुकने और नाव को रहने देने के लिए क्यों नहीं कहा। ये जानने के बावजूद कि कबीर आश्चर्य और कौशल से भरा एक आदमी था, अनाया चिंता किए बिना नहीं रह सकी। शुक्र है घाट केबिन से ज्यादा दूर नहीं था। खट खट, अचानक जोर से खटखटाने ने अनाया का ध्यान खींचा। फोन को अपनी स्वेटर की जेब में डालकर वो दरवाजे की ओर दौड़ी। कबीर, तुम वापस आ गए।
कैसे? अनाया जम गई जब उसकी आंखें बाहर खड़े दो अपरिचित आदमियों पर पड़ी। दोनों भीगे हुए थे लेकिन बेचैन करने वाली मुस्कान पहन रखी थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला था क्योंकि उसने बिना किसी संदेह के सोचा था कि ये कबीर है। हम बारिश में फंस गए मिस, एक आदमी ने कहा। उसका लहजा अत्यधिक दोस्ताना था। हमें सूखने के लिए अंदर आने दो। अनाया की अंतरात्मा ने उसे दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाया। उसने जल्दी से दरवाजा पटक दिया। केवल एक आदमी द्वारा पैनल पर धक्का देने से रुक गई। आह! अनाया लगभग फर्श पर गिर गई। उसने जल्दी से अपना संतुलन बनाया। उसकी आंखें उन आदमियों की शिकारी नजरों से सतर्क थीं जो उस पर टिकी थीं। पीछे रहो! अनाया चिल्लाई, एक पास के टेबल लैंप को एक अस्थायी हथियार के रूप में पकड़ते हुए। ओह चलो मिस, भूरे बालों वाला आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज में उसका भयावह इरादा था। हम बस भाग्यशाली हैं कि हमें ये जगह मिल गई। चलो बारिश रुकने तक मस्ती करते हैं, ठीक है? हा हा हा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ अंदर आ सकते हैं, दूसरे आदमी ने कहा, जिसने क्रू कट रखा था। भौहें सिकोड़कर अनाया ने देखा कि उन दो अपरिचित आदमियों में कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखें लाल थीं और उनके कदम अस्थिर थे, जैसे कि वे बहुत नशे में थे। फिर भी ये खतरनाक था। भागो यहाँ से! अनाया अपने विचारों से बाहर निकली जब भूरे बालों वाले अचानक उस पर झपटा। लैंप घुमाते हुए उसने उसके सिर पर जोर से मारा। आह! कमीने! टूटे हुए कांच ने भूरे बालों वाले आदमी पर खून के निशान छोड़ दिए। अपना संतुलन खोते हुए वो अपने नितंबों पर गिर गया। अनाया ने इस मौके को बर्बाद नहीं किया। उसने एक फूलदान खींचा और उसे छोटे बालों वाले आदमी पर सटीक रूप से फेंका। उसने उस पल का फायदा उठाया जब वो टूटे कांच से विचलित हो गया और भाग गई। कमीने, भागो मत! जैसे कि अनाया उनकी बात सुनेगी, केबिन से बाहर निकलते हुए वो तूफान में कूद गई। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। वो खुद को पकड़ने नहीं देगी। हाफ हाफ! बारिश अनाया के चेहरे पर जोर से बरस रही थी जब वो जंगल में भागी। उसके पैर केवल घर की चप्पलों की एक पतली परत से सुरक्षित थे। गीली जमीन पर कई बार लगभग फिसलते हुए अनाया ने चप्पलें उतार दी। उसने अपनी दौड़ फिर से शुरू की। टूटी टहनियों और चट्टानों के नीचे उसके पैर दर्द कर रहे थे। छिपो! मुझे छिपना है! अनाया ने एक तने के पीछे छिपकर हाँफते हुए सांस ली। उसने अपने पीछे आदमियों के चिल्लाने की हल्की आवाज सुनी। उनके कदम झाड़ियों के नीचे से गुजर रहे थे। आदमियों की गुस्से भरी चीखें अभी भी बारिश में गूंज रही थीं। ये काम नहीं करेगा। गुफा? नहीं, मैं वहां नहीं छिप सकती। ज्वार बढ़ रहा है। अभी भी हाँफते हुए अनाया ने चारों ओर देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आगे उसने घनी, नीचे लटकती शाखाओं वाला एक लंबा पेड़ देखा। उसके दिल में आशा की एक किरण झिलमिला उठी। वहां, बिना सोचे अनाया पेड़ की ओर भागी। वो झाड़ी के नीचे झुक गई, छिपने से पहले पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रही थी। आदमियों की गुस्से भरी चीख की साफ आवाज पर उसका एड्रेनालाइन बढ़ गया। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए अनाया के हाथों ने खुरदरी छाल को पकड़ लिया। भले ही बारिश ने उसे फिसलन भरा बना दिया था, उसकी फुर्तीली हरकतों से पता चलता था कि ये पहली बार नहीं था जब वो किसी पेड़ पर चढ़ रही थी। और अनाया जितनी ऊंची चढ़ सकती थी उतनी ऊंची चढ़ी। फिर उसने बैठने के लिए एक मजबूत शाखा ढूंढी। अपने पैरों को ऊपर उठाकर वो तने की ओर खिसक गई। उसके कान उसके दिल की तेज धड़कन से गूंज रहे थे। अनाया के पेड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ने के कुछ ही सेकंड बाद आदमी पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके को स्कैन किया, यहाँ तक कि आसपास की झाड़ियों को भी लात मारी। वो कहाँ है? छोटे बालों वाले आदमी ने चिल्लाया। कमीने! दूसरे ने भौंका। केबिन वापस चलो! अपना निचला होंठ काटते हुए अनाया ने एक सिसकी को दबा दिया जब आदमी और दूर भाग गए। बारिश बरसती रही, उसकी तेज धड़कन की आवाज को डुबोती रही। वो छिपी रही, हिलने से बहुत डर रही थी। कहीं ऐसा न हो कि वो गलती से अपनी छिपने की जगह बता दे। वो कौन है? और कबीर? क्या होगा अगर वे उसे नुकसान पहुंचाएं? आंखें चौड़ी करके अनाया ने अब न तो आदमियों को देखा और न ही उनकी चीखें सुनी। लगता है उन्होंने हार मान ली थी। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ठंड के कारण अनाया के दांत किटकिटा रहे थे। उसने फैसला किया कि जब बारिश फिर से बूंदाबांदी में बदल जाएगी तो वो नीचे चढ़ेगी। उम्मीद है कबीर के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। अनाया भी इस तरह ठंड में ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहती थी। अगर ये और देर तक चलता रहा तो वो बीमार पड़ सकती है। नी ऐनी! कबीर! उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अनाया का दिल आश्चर्य से उछल पड़ा। कबीर की आवाज जोर से और साफ, गिरती बारिश को चीरती हुई। ऐनी! अनाया! कबीर की चीख और तेज हो गई। अनाया ने उसकी आवाज की दिशा का पालन किया। पेड़ों के माध्यम से सावधानी से चलती हुई उसकी लंबी आकृति को देखा जो तेजी से क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। कबीर! यहाँ! फिर भी अनाया चिल्लाती रही। उसने अपने ऊपर की शाखा को पकड़ा। उसका कांपता हाथ उसकी गीली सतह को पकड़ रहा था। कबीर! अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए अनाया ने शाखा को जोर से हिलाया।
पानी की बूंदें नीचे गिरी, सरसराहट की आवाज़ बारिश के ऊपर गूंजी। अनाया ऊपर देखते हुए कबीर की तेज आंखों ने शाखा के अजीब हिलने को पकड़ लिया। उसके कानों ने अनाया की आवाज़ की हल्की गूंज भी सुनी, भले ही वो कर्कश थी। कबीर पेड़ के नीचे रुक गया। अनाया को मोटी शाखाओं में से एक पर छिपा हुआ पाकर चौंक गया। उसने शाखा हिलाना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। एनी, वहीं रहो। कबीर का प्रारंभिक आश्चर्य चिंता और दृढ़ संकल्प में बदल गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ। कबीर आसानी से चढ़ गया। फिसलन भरी छाल उसके मजबूत हाथों के लिए कुछ भी नहीं थी। वो थोड़े समय में अनाया तक पहुंच गया। एनी, कबीर ने मोटी शाखा पर सावधानी से अपना संतुलन बनाया, डरी हुई अनाया के करीब खिसकते हुए। आओ कबीर। अनाया कबीर से लिपट गई। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। जो रोना उसने पहले रोक रखा था वो उसके मुंह से फूट पड़ा। उसके बाद और आंसू बारिश के साथ मिल गए। अनाया के कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में पकड़कर कबीर का दिल राहत, उदासी और गुस्से के बीच कन्फ्लिक्टेड था। उसने उसकी पीठ पर एक हथेली फेरी, उसे शांत करने की उम्मीद में। तुम अब सुरक्षित हो एनी, मैंने उन्हें संभाल लिया है। कबीर ने अनाया के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ आराम की एक धीमी फुसफुसाहट थी, अफसोस के साथ। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। कबीर हैरान था जब वो केबिन लौटा। कांच के टुकड़े और लड़ाई के कुछ निशान पाए। उसने बाहर कीचड़ भरी जमीन पर कई पदचिह्न भी देखे। अनाया को कहीं न देखकर कबीर का खून ठंडा पड़ गया। वो जंगल में भागा, पदचिह्नों का पीछा करते हुए। फिर वो दो अपरिचित आदमियों से टकराया। कहने की जरूरत नहीं है, वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। कबीर ने जल्दी से उन्हें बेहोश कर दिया और उन्हें केबिन वापस घसीट लिया। उसने अनाया की तलाश फिर से शुरू करने से पहले उन्हें बांधना सुनिश्चित किया। बिना किसी संदेह के दोनों आदमी उसके गायब होने से संबंधित थे। अपना निचला होंठ काटते हुए कबीर ने अपने पूरे शरीर को गुस्से से जलता हुआ महसूस किया। अगर अनाया को खोजने की जल्दी न होती तो वो उन्हें जल्दी बेहोश नहीं करता। नहीं, उनकी गलती है। अनाया ने अपना सिर हिलाया, कबीर से थोड़ा दूर हटते हुए। फिर भी धन्यवाद, मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये जानकर कि कबीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, अनाया के दिल में राहत की बाढ़ आ गई। ये साफ था कि वो उन दोनों आदमियों से टकराया था। सौभाग्य से उसे कुछ नहीं हुआ। कबीर की नज़रें नर्म हो गई जब उसने अनाया के चेहरे पर भावों को स्कैन किया। अपने हाथों को उसकी पीठ से उसकी बाहों तक ले जाते हुए उसने कहा, चलो केबिन वापस चलते हैं, तुम बीमार पड़ सकती हो। ठीक है। कबीर ने अनाया को सावधानी से नीचे उतरने में मदद की। उसके हाथों, विशेषकर हथेलियों पर कट के निशान देखकर उसका दिल दुख गया। वो ये भी जानता था कि उसके पैर बुरी तरह से खरोंच गए थे। तुम्हारे नहाने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। कबीर की पन्ना जैसी हरी आंखें अंधेरी हो गई जब उसने खरोंचों का गहनता से आकलन किया। ये मत कहना कि वे कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? अनाया ने असहायता में मुस्कुराई। कबीर की आखिरी टिप्पणी ने उसे अपना मैं ठीक हूँ निगलने पर मजबूर कर दिया। वो आदमी की अगली कार्रवाई देखकर भ्रम में पलकें झपका रही थी। कबीर जमीन पर घुटने टेक दिया। बारिश उसके बालों और कंधों से चिपकी हुई थी। अनाया की ओर देखते हुए उसने उसे अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। कबीर, क्या मेरी पीठ पर चढ़ जाओ? कबीर ने एक सौम्य लहजे में कहा, फिर चंचलता से जोड़ा, या क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं? ओह ठीक है। अनाया के पास बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। भले ही वो थोड़ी शर्मा रही थी, ठंड के बावजूद उसके गाल गर्म हो रहे थे। कबीर के कंधों को पकड़कर वो सावधानी से उसकी पीठ पर चढ़ गई। कसकर पकड़ना। अपने पैरों पर उठते हुए कबीर के मजबूत हाथों ने अनाया को उसकी जांघों के नीचे सहारा दिया। वो केबिन की ओर चला। उसके कदम उसकी पीठ पर उसे ले जाने के बावजूद स्थिर रहे।